वेलकम टू क्रिकेट फैंडम। और इंडिया को काफ़ी मुश्किलात हुई आज, क्योंकि सैनी इंजर्ड हो गया। फिर इंडिया के पास इस वक्त कोई बैकअप बॉलर भी नहीं है, क्योंकि बुमराह भी इंजर्ड है, शामी भी इंजर्ड है, और जो आपका उमेश शातफ है वो भी इंजर्ड है। तो काफ़ी मुश्किलात है इंडिया के लिए, क्योंकि कोविड 19 की सिचुएशन है, क्वारंटीन का भी मसला था, बहुत लंबा टूर हो गया है ये। तो इतने लंबे टूर के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप किसी बॉलर को जो है वो मतलब कोई बॉलर पूरी सीरीज़ में फिट रह सके। तो वैसे तो इंडिया काफ़ी बड़ा स्क्वाड लेके गया था, लेकिन काफ़ी सारे बॉलर जो है वही साथ ही इंजर्ड हो गए। अब वैसे ही ऑलरेडी पूरी जो लाइनअप खेल रही है वो यंग प्लेयर्स में मुश्तमिल है। सिराज है, नटराजन है, सैनी है। लेकिन सैनी अब इंजर्ड हो गया है, तो इंडिया के पास ऑलरेडी बॉलिंग शॉर्ट है। और फिर ये है कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन भी काफ़ी मजबूत है। वैसे तो पूरी कोशिश की ऑस्ट्रेलिया ने आज फिर कि वो किसी तरीके से कोलैप्स कर सकें, लेकिन ये कि डेबुशेन ने काफ़ी अच्छा संभाला, सेंचुरी की। वार्नर के वही हालात रहे, मार्कस हैरिस के वही मार्कस हैरिस जो है वो इम्प्रेस करने में नाकाम रहा। और जो विल पॉस की था, वो एक ही मैच के बाद जो है वो मतलब आजकल तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है कि जो फिटनेस है प्लेयर्स की वो रुईस की बनी हुई है। जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब एक बस ज़रा से उसने टाइप मारी थी लास्ट मैच में, और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ही जो है वो फारक प्लेयर आ रहे हैं आजकल, फिटनेस ही कोई नहीं है। तो एक ही मैच उसने खेला, और अच्छा इंप्रेसिव प्लेयर है, लेकिन ये है कि वो इंजर्ड हो गया, तो उसकी जगह मार्कस हैरिस आया। मार्कस हैरिस वही इतना इंप्रेस करने में नाकाम रहा। वार्नर का जो है वो फॉर्म अभी उस तरीके से वापस नहीं आ रही, वैसे भी उसकी जो है वो इंजरी में वो खेल रहा है। बाकी स्मिथ जो है वो अच्छा खासा सेट हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने जो है वो 36 पे जो है वो वॉशिंगटन सुंदर पे जो है वो स्पिनर पर थोड़ी सी सीरीज में मुश्किल आई हैं स्मिथ को। अश्विन ने भी उसको जो है वो रिसीव किया शुरू के मैच में। बाकी उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी आज उसको जो है वो रिसीव किया। तो मुश्किल आ रही हैं स्मिथ को स्पिनर के खिलाफ, लेकिन ये है कि वो आज सेट हो गया था, तो उसको लबुशेन के साथ खड़ा रहना चाहिए था। बाकी वेट का वही मसला है कि मैथ्यू वेट जो है वो उसी तरीके से जो है वो टेस्ट क्रिकेट समझ ही नहीं रहा उसको। टेस्ट क्रिकेट में वो T20 खेल रहा है, कि वो T20 में जिस तरीके से आज उसने 45 पे शॉट खेला है, वो टेस्ट क्रिकेट का शॉट नहीं है। अब टेस्ट क्रिकेट में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। पता नहीं वो जो है वो उस तरीके से जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा टेस्ट क्रिकेट में। वो T20 वाले मोड में ही है, हालांकि वो प्लेयर अच्छा है। बाकी पेन के ऊपर बहुत प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि टिम पेन ने जिस तरीके से लास्ट मैच में 3 कैचेस छोड़े, 5 कैचेस छोड़ दिए तकरीबन उसने। और उसके बाद बैटिंग में भी जिस तरीके से वो नहीं चल पा रहा, और वो काफ़ी वीक लिंक नज़र आ रहा है इस वक्त, और वो कैप्टन सी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो उसका वो बड़ा प्रेशर है कि वो लंबे रन करे सीरीज़ में, और एक थोड़ी सी अपनी उम्मीद पैदा करे अपने लिए कि वो कैप्टन बरकरार रह सके। वैसे थोड़ा मुश्किल हो गया है अब कि वो कैप्टन बरकरार रह सके इसके बाद। बाकी सैनी का देखना पड़ेगा कि सैनी जो है वो किस किस्म की इंजरी है, फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त बैकअप में बॉलर मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंडिया रिप्लेसमेंट, वैसे कंगशन के ऊपर रिप्लेसमेंट होती है, इस तरह की इंजरी पर रिप्लेसमेंट होती नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई रिप्लेसमेंट इंडिया को बनती भी लेना भी चाहता है इंडिया, तो इस वक्त ले नहीं सकता वो, क्योंकि पीछे पीछे भी सारे बॉलर्स जो है वो इंजर्ड हैं। और इंडिया के लिए ये अच्छा हो गया कि लास्ट मैच है, क्योंकि अगर एक मैच और होता तो फिर तो इनके पास कोई ऐसा बॉलर भी नहीं था कि जिसको रिप्लेस कर सके इनको। तो मेरे ख्याल से 2-3 स्पिनर के साथ ही जाना पड़ता फिर। बाकी वॉशिंगटन सुंदर को इंडिया ने खिलाया, मेरे ख्याल से कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। कुलदीप यादव ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव बॉलर है, ज़्यादा अच्छा बॉलर है, लेफ्ट अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। तो थोड़ी थी ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल होती, लेकिन खैर सिलेक्शन उन्होंने की है, उनको कुछ देख कर ही उन्होंने खिलाया होगा। बाकी आ जाते हैं भाई पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्लेयर सेलेक्ट करें और टीम आप एक स्क्वाड सेलेक्ट करें और उसमें आप 2-3 ब्लंडर्स ना मारें। वैसे ओवरऑल स्क्वाड पहली बार हमें लगा है कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। वजूहत ये हैं कि दो चीज़ों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है आज की सिलेक्शन के ऊपर। एक जो इम्पैक्ट है वो आया है मिसबा उल हक, जो इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है कि वो डिटेक्ट कर सकें टर्म्स को। जो एक शुरू से एक बना हुआ था, एक सीन ये बना हुआ था कि जो वसीम खान मोहम्मद वसीम जो आए हैं, ये एक डमी सेलेक्टर साबित होंगे, जो कि मेरी भी ये राय है कि वो डमी सेलेक्टर साबित होंगे। और फिर ये कि ज़्यादातर उनको डिक्टेट, क्योंकि उनको ऐसे लाया गया है कि एक लो प्रोफाइल कोच, लो प्रोफाइल चीफ सेलेक्टर लेकर आया गया है उनको, ताकि मिसबा उल हक जो है वो खुल के अपनी मनवा सकें। लेकिन जिस तरीके के हालात मिसबा उल हक और वकार यूनुस के लिए हैं ये न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद, तो वो तो इस वक्त आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो इस वक्त वो डिटेटिंग पोजीशन में नहीं थे। तो ये वाली चीज़ वसीम मोहम्मद वसीम के हक में गई, क्योंकि वो अपनी फिर टर्म्स पर डिटेट कर सके उन लोगों को। एक ये चीज़ हुई। दूसरी ये चीज़ हुई कि फवाद आलम जो है, उन्होंने जिस तरीके से सेंचुरी की है न्यूजीलैंड में, उन्होंने दिखा दिया कि भाई डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो हैं, उनके परफॉर्मेंस को आप जो निगलेक्ट करते हैं, वो आपको जो है आप गलत करते हैं। क्योंकि
हमारे यहाँ ये एक तासुर था कि भाई T20 में जिसने खेला है उसको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि PSL में जब वो खेलता है तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्राउड होता है, वो अंडर प्रेशर परफॉर्म करता है, सही है, उसकी वर्थ ज़्यादा है। जबकि डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर होता है वो जिन प्लेयर्स के खिलाफ परफॉर्म करता है वो इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फवाद आलम ने ये साबित किया सेंचुरी बनाकर न्यूजीलैंड में टफ कंडीशंस में कि आपके जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको आपको जो है वो रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उनको आपको टीम में लाना पड़ेगा। तो ये तो दो एक चीज़ें थी जिन्होंने इम्पैक्ट किया मोहम्मद वसीम को, कि उन्होंने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को सारा सिलेक्ट किया। लेकिन जो 2-3 ब्लंडर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। उस पर खैर आता है, अभी शुरू से अगर लेके चलें तो ओपनर्स में इन्होंने शान मसूद को ड्रॉप कर दिया है। देखिए शान मसूद का ये है कि शान मसूद को आप लेकर आए, कम बैक करवाया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, जब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान खेल रहा था लास्ट टाइम, 2018 की गालिबन बात है। तो उसमें वहाँ पर उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर वो बदतरीज अच्छा परफॉर्म करता रहा, उसको लेके कैरी करते रहे, उसने फिर 3 सेंचुरीज भी बनाई। ठीक है, फिर आप उसको इंग्लैंड लेके गए, न्यूजीलैंड लेके गए, वहाँ पे वो एक्सपोज हुआ। होना ये चाहिए था कि समी असलम को पहले से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी शान मसूद के ऊपर, क्योंकि समी असलम ज़्यादा पक्का प्लेयर है। ठीक है, शान मसूद एक लिमिटेड प्लेयर है जो कि हार्ड वर्किंग है, लेकिन आपने सिटी के शान मसूद को आपने जो है प्रेफर किया। ठीक है, उसके बाद फिर अब शान मसूद जो है वो ठीक है, सबको नज़र आ रहा है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ये टाइम होता है बैक करने का। सबको पता है पाकिस्तान में इस वक्त वो आके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पे वो आके यहाँ पे वो कंफर्टेबल है, यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करके जब साउथ अफ्रीका टीम जाएगी तो वहाँ पे वो अपनी जो पास्ट की जो गलतियाँ थी उसकी, जो उसने इंग्लैंड में की, जो न्यूजीलैंड में की, उनको ओवरकम करके अच्छा परफॉर्म कर सकता था। अब क्या होगा, अब एक यंगस्टर आएगा पाकिस्तानी पिचेस पर अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर जब वो साउथ अफ्रीका जाएगा फिर वो फेल हो जाएगा, फिर आप किसी और टूर पर जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ पे वो फेल हो जाएगा, फिर 1 साल बाद हम वहीं पे खड़े होंगे दोबारा। तो अगर आप जो है वो किसी प्लेयर को लेकर आ गए हैं तो आप उसको चांस दें, आप उसके ऊपर स्टिक करें। शान मसूद अच्छा प्लेयर है, आप उस पर स्टिक करें। अच्छा ठीक है, चलो आपने शान मसूद को ड्रॉप कर दिया, अब आप जो उसकी रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं वो आप लेकर आए हैं अब्दुल्ला शफीक। किस किस तरह का ब्लंडर है, मतलब आप देख चुके हो कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो ऑलरेडी जो है वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में, मतलब एक फर्स्ट क्लास मैच के उसने खेला, उसमें सेंचुरी की। ठीक है, T20 उसने खेला, सेंचुरी की, हम समझ में आता है, ठीक है, पोटेंशियल है। लेकिन आप कम से कम उसको 2-3 सीज़न तो खेलने दें। आपने अभी देख लिया कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ, न्यूजीलैंड में आप उसको लेके गए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, बाउंस को वो जज ही नहीं कर पा रहा था। तो आप उसको थोड़ा टाइम तो दें। आपने जो है वो आपको नज़र आया कि भाई डोमेस्टिक में इस वक्त किसी की अच्छी परफॉर्मेंस, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हमें शान मसूद को मतलब ड्रॉप करना ही है, हमें इसके अलावा कोई हमारे को चाह ही नहीं है, हमें ड्रॉप करना ही करना है भाई। ऐसी क्या बात आ गई कि हमें ड्रॉप करना ही करना है, क्योंकि प्रेशर है हमारे ऊपर, वकान यूनुस के ऊपर प्रेशर है, मिसबा के ऊपर प्रेशर है, किसी को सज़ा देनी है तो भाई इनको सज़ा दे दो। ऐसा नहीं होता, आपकी अपनी गलतियाँ हैं तो आप उनकी अपनी गलतियों को प्लेयर्स के ऊपर न डालें। आपको पता था कि इस बार डोमेस्टिक में कोई भी ऐसा परफॉर्मर नहीं है। अब देखिए बात ये होती है कि किस्मतें इस तरह चलती हैं और उस तरीके से बंदे को अपनी चीज़ों पर स्टिक रहना चाहिए। अब समी असलम है, समी असलम अगर एक सीरीज़ और रुक जाता, एक सीरीज़, और इस सीज़न से जब उसने विड्रॉ किया, इस सीज़न में खेलता और परफॉर्म करता। इस सीज़न किसी ओपनर ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, जो इमरान पट्ट था वो पाकिस्तान टीम के साथ था, शान मसूद पाकिस्तान टीम के साथ था, समी असलम चला गया था छोड़ के, तो कोई और इमाम लोग भी पाकिस्तान टीम के साथ था। तो जितने भी ओपनर्स थे, जो पक्के ओपनर्स हैं, वो पाकिस्तान टीम के साथ थे, तो कोई ऐसा ओपनर्स है ही नहीं डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता। तो इस वजह से जो किसी परफॉर्मर ओपनर ने परफॉर्म नहीं किया। तो अगर समी असलम खेलता और यहाँ पर परफॉर्म करता, देखिए इमाम उलग जो है वो उसको क्या कहते हैं, उन्होंने कह दिया खुद दिया कि मोहम्मद वसीम ने, कि वो गलत कैरी हो रहा था, जो लास्ट टाइम उनको उसको कैरी किया है, लास्ट 1.5-2 साल से जो कैरी किया है उसको टीम में, वो गलत कैरी हो रहा था। तो उन्होंने आके जो है वो उसको ड्रॉप किया, फिर जो शान मसूद है उसको ड्रॉप किया। तो सीधा सीधा समी असलम की जगह बन रही थी, लेकिन समी असलम ने गलती की, समी असलम चले गए, जल्दबाजी की, और इस वक्त समी असलम का पक्की स्पॉट बन रही थी। अब क्या हुआ, समी असलम की जगह एक बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड प्रूव इन फेलियर अब्दुल्ला शफीक को टीम में आना पड़ा, जिसको कोई PSL में उठाने को तैयार नहीं है। क्योंकि ठीक है पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस अभी नहीं है उसको। ठीक है, वहाँ पे वो जाके एक्सपोज हो गया, तो अभी आप उसको टेस्ट में फिर लेकर आ गए, ये कह के कि भाई उसमें पोटेंशियल नज़र आता है। भाई पोटेंशियल नज़र आता है तो न्यूजीलैंड में प्रूफ करता ना, न्यूजीलैंड में उसने कुछ भी प्रूफ नहीं किया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो उन्होंने किया है। फिर हम आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर। मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम, आगा सलमान, सऊद शकील, ये आपके सेलेक्ट हुए हैं जो नए हैं, बाकी अदल अली, बाबर आजम वगैरह हैं। तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि कामरान गुलाम ठीक है, अच्छा परफॉर्मर है, रिकॉर्ड तोड़े, इस सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सीन ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक है वो पहले होती रही है ग्रेस से, अब हो रही है कोकाबुरा से। ठीक है, कोकाबुरा पे बैटिंग करना आसान है, ठीक है, ग्रेस पर बैटिंग करना मुश्किल था। उस्मान सलाउद्दीन ने पास्ट 10 ईयर्स से वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है,
हर तरह की कंडीशंस में और हर तरह की बॉल पे उसने सेंचुरीज की हुई हैं। ग्रेस पे भी की है, कोकाबोरा पे भी की है, ठीक है। तो उसका पहले हक बनता है ना कि कामरान गुलाम का, क्योंकि कामरान गुलाम जब ग्रेस से जब पाकिस्तान में डोमेस्टिक होती थी तो कामरान गुलाम की उस वक्त इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब जब कोकाबोरा आई है तो कोकाबोरा में उसने जो परफॉर्म करना शुरू किया है, वो कोकाबोरा की बॉल पर परफॉर्म करना शुरू किया है। तो ग्रेस की बॉल पे जब उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसका मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी टेक्निक कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आपको इंटरनेशनल में नजर आ जाएंगे। तो आपको उसको छोड़ के पहले उस्मान सलाउद्दीन के ऊपर आना चाहिए था। साउथ शकील बेहतरीन सेलेक्ट हुआ है। साउथ शकील ऐसा प्लेयर है कि जो काफ़ी अर्से से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और उसको बहुत पहले से ही आ जाना चाहिए था पाकिस्तान टीम में। बाकी जो आपका आगा सलमान की भी सिलेक्शन अच्छी है, वो 2-3 सीजन से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये अच्छे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स आए। फिर आपने जब बॉलर्स पे आते हैं तो आपने ताबिश खान को सिलेक्ट किया, हसन अली को सिलेक्ट किया, साजिद खान को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आपने सोहेल खान को ड्रॉप कर दिया। भाई देखें, सोहेल खान जो है उसको आपने ड्रॉप कर दिया और उसकी आपने जो जस्टिफिकेशन दी है वो ये दी है कि वो सर्टेन कंडीशंस का प्लेयर है, तो वहाँ पे उसको कोर्सेज फॉर कोर्सेज के थ्रू खिलाएंगे। हाँ ठीक है, हमें पता है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जो है वो सोहेल खान चैंपियन बॉलर है, वहाँ पर आपने खिलाया नहीं उसको, वहाँ पर आप कैरी करते रहे। अब आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में वो इतना अच्छा साबित नहीं होगा। भाई पाकिस्तान जो सोहेल खान है, वो जो फर्स्ट क्लास की जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो उसने विकटें ली हुई हैं, वो क्या खटमंडू में ली हैं? पाकिस्तान में नहीं ली, वो उसने कहाँ पे ली हैं? ठीक है ना। चलो यूएई होता तो मैं कहता कि यूएई की बिल्कुल फ्लैट विकटें होती हैं, बहुत ड्राई विकटें होती हैं, वहाँ पर सोहेल खान इतना अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की विकटों पर तो उसने विकटें ली हैं सारी, ठीक है ना। उसके बाद उसने उसको आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो कहाँ करेगा फिर? ठीक है। उसके ऊपर आपने किसको प्रेफर किया है? हारिस रऊफ को, जो कि खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेले, ठीक है ना। पहले आप ये तो देखें कि आप जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो खुद भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है। 3 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं हारिस रऊफ ने, और वो खुद कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ रेड बॉल क्रिकेट में, वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इवन कि मैं उसको समझता हूँ कि वो वनडे में भी इतना अच्छा नहीं है, वनडे में भी उसको भी बहुत टाइम चाहिए। भाई देखो, होता ये है कि एक प्लेयर है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता है कि आपको एक स्पेल नहीं करना होता, 4 ओवर नहीं कराने होते, वहाँ पे आपको 3-4 स्पेल करने होते हैं, ठीक है। टीमें लंबी लंबी भी बैटिंग करती हैं, आपको 3-4। अब आपको ये देखना होता है कि तीसरे चौथे स्पेल में बॉलर के अंदर इतनी ताकत है, हो सकता है कि तीसरे चौथे स्पेल में आके हाली तरफ की ये हालत हो जाए कि वो 120 की स्पीड से बॉलिंग करा रहा हो। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ठीक है, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेले हुए, ठीक है। आपको उसका टेम्परमेंट का नहीं पता, लेकिन आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। पता नहीं किस बेस पर आप सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप टीम बनाते हैं। भाई हमें अच्छा रीज़न क्या? वही 150 का पेस है, पोटेंशियल है, टीमों को उड़ा सकता है। भाई कैसे उड़ा सकता है? टीमों को उड़ाने के लिए, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलें पहले दिन वो आया, पहले दिन उसको बड़ी अच्छी जो है वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन पिच मिली, और बड़ी अच्छी उसको न्यूजीलैंड की पिच मिली, और उसने आके टीम को जो है वो उड़ा दिया, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, नहीं उड़ा सका। अब तो तीसरा चौथा स्पेल करने आएगा, हो सकता है वो 110 की स्पीड से बॉल कर रहा हो, फिर हम क्या कर लेंगे? मतलब ये तो देख चीज़ें देखा करें ना कि उसके अंदर स्टैमिना है वो वाली बड़ी क्रिकेट का, क्या है नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं किस आप बेसिस पे जो है वो टीम उठा लेता है। फिर ताबिश खान को शुक्र है कि अकल आई कि ताबिश खान को सिलेक्ट किया। मोहम्मद वसीम ने टीम अच्छी बनाई है, और फर्स्ट क्लास से जो है वो अच्छे प्लेयर्स उठाए हैं, परफॉर्मर्स उठाए हैं। लेकिन कुछ ब्लंडर्स हैं, 2-3 ब्लंडर्स हैं, वो बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक का और हारिस रऊफ का, और ये अनएक्सेप्टेबल ब्लंडर्स हैं। खैर देखते हैं, टीम आ रही है, काफ़ी अर्से के बाद का क्रिकेट होगी, तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्लेइंग 11 कैसे बनती है। 16 में कौन आता है ये देखना है, क्योंकि अभी 4 प्लेयर्स यहाँ पर ड्रॉप होंगे, तो सीधा सीधा पहले तो अब्दुल्ला शफीक और हारिस रऊफ को ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इनकी तो सिलेक्शन समझ में नहीं आ रही। मेरे ख्याल से शायद साजिद खान भी जगह ना बना सकें, और कामरान गुलाम और आगा सलमान में से भी कोई एक जो है वो ड्रॉप लाजमी होगा। तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से प्लेइंग 11 देखनी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि प्लेइंग 11 में ये किस तरह से बनाते हैं, कि प्लेइंग 11 में कितने परफॉर्मर्स को चांस देता है। मुझे नहीं लगता कि ताबिश खान को चांस देंगे प्लेइंग 11 में। अब देखें, होता यह है कि अब आपकी जो टीम बनेगी, बॉलिंग लाइनअप बनेगी, वो बनेगी हसन अली, शाहीन अफरीदी, ये 2 आपके फास्ट बॉलर खेलेंगे, ठीक है। और आपके जो है वो फिर यासिर शाह खेलेगा, और नुमान अली मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलेगा। ये 4 आपके बॉलर खेलेंगे। तो फिर देखते हैं कि ये बॉलिंग लाइनअप तो फिर भी बेहतर है, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये है कि 2-3 ब्लंडर्स हैं सिलेक्शन में, और इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा नेक्स्ट सीरीज़ वगैरह में। तो अब हाँ, सोहेल खान की बहुत जो है वो क्या कहते हैं गलत जस्टिफिकेशन दी है कि हम इसको यहाँ का बॉलर नहीं समझ रहे, हम उसको वहाँ का बॉलर नहीं समझ रहे। भाई अगर कोई प्लेयर कहीं का नहीं है तो वो तो फिर जस्टिफाई नहीं करता ना अपनी प्लेस। वो पाकिस्तान की विकटों पे परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आया, और उसको ये क्या क्या निकाल दिया कि ये पाकिस्तान टीम में हम उसको परफेक्ट हो पाई। इसका मतलब ये फेवरेटिज्म हो गया ना। आपने कोई जस्टिफिकेशन, मतलब जिसको खिलाना हो उसके लिए जस्टिफिकेशन कहीं से भी ले आओ, और जिसको निकालना हो उसके लिए भी कहीं से जस्टिफिकेशन ले आओ। समझ में नहीं आएगा, ये जस्टिफिकेशन जो है वो बहुत ही अजीब सी थी, और समझ में नहीं आई। खैर करेंगे, पाकिस्तान टीम के ऊपर भी करेंगे टेस्ट मैच। अभी ब्रिस्बेन टेस्ट भी चल रहा है, और
पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान का पहला टेस्ट भी 26 जनवरी से स्टार्ट है। तो देखते हैं कि क्या उसमें चीज़ें होती हैं, प्लेइंग 11 किस तरह बनती है। तो खैर, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।